नमस्कार, मेरा नाम है राजीव गुरुजा जन आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. प्रदीप जी। Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. Pradeep ji, so amazing turnout yesterday for the polls. Yes. I mean, absolutely fantastic, which is really truly amazing, very heartening. बहुत जबरदस्त चीज हुई है बिहार में। 66.67% turnout. Wow, Yes, amazing, excellent. absolutely amazing. Now, both sides are claiming victory because of the huge turnout. लेकिन मेरे जहन में ज्यादातर बहुत बड़ा टर्नआउट तभी होता है जब किसी को बदलाव चाहिए होता है। That is the usual. But here they say ये इतना बड़ा टर्नआउट इसलिए है क्योंकि मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के और मोदी जी ने जिस प्रकार अभी तक सरकार चलाई है और नीतीश कुमार जी ने चलाई है उसकी वजह से बड़ा टर्नआउट हुआ है। Well, let's see who turns out to be right. The opposition says that people have come out in anger against the current government. Yes. They say they want to dislodge the current government and bring in Tejasvi Yadav, Rahul Gandhi government. Tejasvi, from a cricketing field where he served water to the cricket players to becoming the next chief minister of Bihar. Pradeep That's what RJD and Congress says. That is a received wisdom. Yes. अभी तक का जो received wisdom है पारंपरिक तौर पे तो तभी यही होता है कि जब बहुत ज्यादा टर्नआउट होता है तो मतलब कोई बदलाव आने वाला है, कहने का मतलब ये हुआ ज्यादातर। लेकिन मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आ रहा है कि क्योंकि मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है इसलिए लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाई वो हो सकता है, दे मे बी राइट, गॉड नोस। बट मोदी जी जितना मीटिंग्स वहां पर लिए हैं, दैट इज रैटल्ड द कांग्रेस एंड आरजेडी। खड़गे साहब का कहना है क्या मोदी जी का बेटी का शादी है, इतना वक्त बिहार में निकलना, इतने सारे मीटिंग करना, ये पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था। I don't know why Mr. Khadge has to say all that. Anyway, it's up to him. अगर प्रधानमंत्री जी इतनी ज्यादा मीटिंग लेना चाहते हैं उनके ऊपर है भाई, आपको क्या हो रहा है। एंड नंबर 2, पार्थ पवार साहब ने जो कोरेगांव पार्क में जमीन खरीदी थी, जिस कंपनी ने, जिसके 99% शेयर होल्डर पार्थ पवार वल्द अजीत दादा पवार यानी अजीत दादा पवार के सुपुत्र पार्थ पवार हैं, वो कैंसिल कर दी गई है। अब ये पार्थ पवार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ना मोदी जी को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का क्या लेना देना है यार किसी लैंड डील के साथ, क्या दिखा रहे हो आप लोग, वेरी स्ट्रेंज। एनीवे, पार्थ पवार जी की जो लैंड डील है वो कैंसिल कर दी गई है। अभी अजीत दादा पवार ने उसके बारे में एक जस्ट मेड एन अनाउंसमेंट। एंड नंबर 3, वंदे मातरम। प्रदीप जी 150 साल हो गए वंदे मातरम। यस 150 साल। और मुझे मालूम नहीं है कि अबू आसिम आजमी साहब को क्या पड़ी थी कि उनको विरोध प्रकट करना पड़ा वंदे मातरम का 2 या 3 दिन पहले, जिसके एवज में आज आदरणीय सामान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, वो और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर के सामने गए आज डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। I don't really know why. Hey, there are only 2 people who are opposing Vande Mataram. One, of course, is Mr. Abu Asim Azmi, and the other is Asaduddin Owaisi. I don't really know why they're doing it. In any event, and the BJP has been training charges. Prime Minister Modi, the BJP, Nehru altered the Vande Mataram. Vande Mataram को alter किया गया, that to the behest of then Prime Minister Nehru to again appeasement politics. And actually what he did was Nehru just insisted that only the first 2 stanzas should be used. That's it, not the rest. Because the rest, if you notice, is actually a paean to the goddess herself, to the mother goddess. That's what Bankim Chandra Chattopadhyay had written. उनके जो बाकी stanzas जो हैं वो एक पूजा की तरह है, प्रार्थना की तरह है माँ दुर्गा के लिए। लेकिन anyway, we will discuss that too. But I think we got a great panel of guests tonight. Let's go straight across to them. Can we go to our guests, please? Thank you. There we are. Sushil Vyas ji, namaskar. Sushil Vyas ji, namaskar. नमस्कार। Sir, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक. Can you do something about the audio?
As far as Sushil Das ji is concerned. Yes, Yes, thank you so much. Yes, yes. I can hear you now. Sameer Bhakre Sahab of the BJP, how are you, sir? Always a pleasure. नमस्कार नमस्कार Namaskar, sir. Always a pleasure having you on the show. And Dr. Rakesh Ranjan of the RJD at the moment from Gopalganj in Bihar. RJD के राकेश रंजन साहब, डॉक्टर साहब गोपालगंज से इस वक्त हमारे साथ हैं. राकेश रंजन साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. भाई एक चीज के लिए तो आपको मुबारक देनी पड़ेगी. मेरा नाम है राजीव बजाज, मेरे साथ हैं प्रदीप नाम्बियार जी, आप हैं इस वक्त नेशन नाउ पर. एक चीज के लिए तो भैया आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी, साधुवाद देना पड़ेगा. जिस तरीके से आपने कैंपेन करी है राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में, इट्स फैंटास्टिक. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है उसका. अब आगे जीत हो हार हो जो भी हो, जो लोग तय करेंगे वही होगा. लेकिन अब तक की जो कैंपेन चली, अगली तो वोटिंग अभी आने वाली है, लेकिन अब तक की जो कैंपेन चली है आपकी आरजेडी की, उस विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राकेश रंजन जी बोलिए. जी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. तो राजीव सर, प्रदीप सर एंड ऑल द पैनलिस्ट एंड योर व्यूअर एज वेल. वे इस चुनाव से पहले जनता ने ऑलरेडी एक माइंड बना लिया था, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी इशू था पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके साथ साथ जो वाइडनिंग करप्शन का जो इशू था, भ्रष्टाचार का इशू था, जनता ने एक तरह से यह तय कर लिया था कि सरकार को बदलना है. और पिछले जो सरकार में 17 महीने में जो हमारे नेता, महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जो डिलीवर किया, जिस ढंग से, उतने कम समय में एक हिस्टोरिक मीन्स इतिहास में दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि उतने कम समय में इतनी अच्छी मीन्स जनता के प्रोमिसेस को डिलीवर करने का. 5 लाख नौकरियां हो या 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करना हो, चाहे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना हो, इन्वेस्टर पॉलिसी बनाना हो, हेल्थ सेक्टर में जो सुधार करना हो, इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे डिसीजन जो लिए गए, जनता ने अल्टरनेटिव जो नीतीश जी जो थे उनके अल्टरनेटिव को चुन लिया और उन्होंने कहा कि नो, अभी और अगली बार मुझे बदलना है और इस सरकार को बदलना है, क्योंकि हर एक मुद्दे पे पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें सारे लोग जो है अपने 1-1 साल के बच्चे को, पत्नी को, माँ बाप को छोड़ के बाहर रहना पड़ रहा है और छोटी मोटी नौकरी भी बिहार में देने में सक्षम नहीं रहे. शिक्षा के लिए जो जनता बाहर रही, 10th बच्चे करते हैं, उसके बाद भी जब हायर एजुकेशन मिलने में देने में लोग समर्थ नहीं है बिहार, तो उसके लिए या तो कोटा जाना पड़ता था, नहीं तो डीयू जाना पड़ता था, नहीं तो मुखर्जी नगर, नहीं तो मीन्स देश के अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था. और लोगों ने देखा कि एक यही समय था, यही जो पटना की राजधानी थी, जो साइंस खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए हब हुआ करती थी, उसको कैसे धीरे धीरे बर्बाद करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माफिया राज बना दिया गया है. और सरकार में जो है या तो मीन्स डिफरेंट माफिया जो है, शिक्षा में खासकर शिक्षा माफियाओं का पूरा दौर चल रहा है. और ये लोग दूसरी पॉलिसी ये बनाए कि लोगों को सब कुछ ये देने का वादा करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी काम ये करते थे, कागज पे मिलता था लेकिन वो जमीन पे नहीं उतर पाता था. तो योजनाओं के नाम पे लगातार जो घोटाले होते रहे और जनता को कोई भी जो मूलभूत आवश्यकताएं है वो पूरा करने में विफल रही. तो इस बार जो है जनता, इस बार जो वोट करने के लिए जो निकली और परिवर्तन के लिए निकली, नया बिहार जो बनाने के लिए निकली, विकास के लिए निकली. और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसने बिहार की जो प्राइड है, उस प्राइड को रिस्टोरेशन और रिवाइव करने के लिए निकली है. डॉक्टर राकेश रंजन जी, डॉक्टर राकेश रंजन, सामने से ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू द्वारा ये कहा जा रहा है कि 66% से ज्यादा जो टर्नआउट हुआ है, इट इज द लार्जेस्ट एवर इन बिहार. बिहार में इतना बड़ा टर्नआउट आज तक कभी नहीं हुआ पहले फेज के लिए. वो इस बात का संकेत है कि लोगों ने
अपना समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को, यह कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप डॉक्टर साहब? नहीं, ये वोटिंग परसेंटेज हो सकता था कि और भी ज्यादा बढ़ता, लेकिन ये एसआईआर के नाम पे तमाम सारे जो ये फ्रॉड यहां किए गए, भी बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे बूथों पे ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वोट कटा हुआ था। कई सारे जो लोग जिंदा हैं उनके नाम को काट दिए गए हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया था। कई सारे लोगों को कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में उनको जाने से रोक दिया गया वोट देने। इसके बावजूद जनता इस उत्साह में रही और इतने सारे मीन्स उत्साह में आकर के, और इस सत्ता के खिलाफ वोटिंग है। और आप देखे होंगे पूरा हिस्ट्री, आप एक तरह से जितने भी हमारे डेटाज है आज तक ये बताते हैं कि यदि अचानक यदि वोटिंग परसेंटेज में उछाल आई है तो हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सत्ता परिवर्तन के लिए ही जनता निकल करके आई है, सत्ता की नाराजगी में और सत्ता परिवर्तन के लिए आई है। मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे जितने भी लोग हैं, जनता ये सोच रही थी कि वो आएंगे बिहार में तो हमें उस प्रोमिसेस जो किए थे उसको डिलीवरी जो कितना किए हैं, कितना बाकी है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मीन्स न प्रधानमंत्री, न योगी, न गृह मंत्री, कोई भी इनके जो लोग थे एक वर्ड न पलायन पे इन्होंने बात की, न नौकरी देने पे बात की, न शिक्षा सुधारने की बात की, न ही वो हेल्थ सेक्टर में सुधारने की बात की, न इनके भ्रष्टाचार। और जनता ने जो कंपेयर किया कि दोनों में, इनके कैबिनेट मंत्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मंत्री है ललन सिंह, वो युवाओं से ये अपील करते नजर आए कि आप जो है अपराधी बनो, डॉक्टर राकेश रंजन जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी, मोदी जी आज भी थे, मोदी जी आज भी बिहार में जो है हथियार दे रहे हैं बिहार में आज भी मोदी जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी, बिहार में आज भी मोदी जी कहा कि जंगल राज जीरो डेवलपमेंट, जंगल राज और जीरो डेवलपमेंट जूझ रहा था बिहार। अपहरण, रंगदारी, कंटिन्यूसली किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन पूरे लालू राज में चल रहा था। हमने बदल दिया, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप वो हमने प्रोवाइड किया, सुरक्षा हमने प्रोवाइड कर दिया। आपका वो पूरा फोकलोर सुना रहे थे मोदी जी, 6 बुलेट 6 गोली शिक्षक के छाती में। तो इस प्रकार वहां रंगदारी, अपहरण और अलग अलग क्राइम चल रहे थे। आज बिहार सही रास्ते पर आया है। हाउ डू यू सी मोदी साहब स्टेटमेंट, डॉक्टर राकेश रंजन जी? जी, इन बिहार में सारी जनता मोदी जी के प्रोमिसेस को सिर्फ एक जुमला की तरह लेती है, झूठ, जुमला, इससे ज्यादा नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि बार बार आए हैं मोदी जी और जो भी प्रोमिसेस आप उन्होंने किया है आज तक डिलीवर नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात हो, या 15 लाख सबके खाते में देने की बात हो, या मीन्स ब्लैक मनी लाने की बात हो, या एजुकेशन की बात हो, कभी इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया है। अभी मैं जहां बैठा हूं उसके बगल के डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने एक चीनी मिल है, मोतिहारी की चीनी मिल को खोलने की बात कही थी और बोले थे अगली बार आएंगे तो वहां के चीनी मिल से चाय पी करके जाएंगे। बहुत पुरानी लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और कितने साल पुरानी बात होगी सर? ये कितने साल पुरानी बात है? और डेटा ये कहता है कि जब हम डेटा देखेंगे तो इनके राज्य में मोर देन 70,000 अपहरण हुए, जो कि लगभग 500% का इंक्रीज है। आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध में तो 2003 में लगभग 3,000 पर यह था और अभी 2023 में 14,711 महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, लगभग 500% की वृद्धि हुई है। SC ST के खिलाफ जो अपराध है आप देखेंगे 2003 में लगभग 2226 था और 2023 डॉक्टर राकेश रंजन, 1 सेकंड सर। 325. Right. So 1 second, sir. So we'll discuss that in detail. So we'll discuss that in detail. 1 second, sir. You mentioned something just now, and before going to Sameer Bhakre Sahab, I would like him to hear this, and I would like everybody else to hear this too.
डॉक्टर राकेश रंजन साहब ने मोतीहारी शुगर मिल के बारे में जिक्र किया अभी। सर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें डॉक्टर राकेश रंजन जी। मोतीहारी शुगर मिल was established in 1932 and the company was established in 1932. The sugar mill started functioning in 1936 and it stopped functioning in 2002. 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर के बिहार में कहा था कि इसको मैं दोबारा चालू करूंगा और यहां से चाय पी के जाऊंगा। ये मोदी जी ने 2014 में कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014। सर अभी तक चालू नहीं हुई है जहां तक मैं जानता हूं। एम आई राइट सर डॉक्टर राकेश रंजन? क्या मोतीहारी शुगर मिल चालू हो गई है या अभी तक बंद पड़ी है? बताइए सर। नहीं सर, मोतीहारी शुगर मिल चालू होने की तो बात दूर, मिल के सारे जमीन भी इनके सारे नेता और मंत्री लोग खा गए। क्या बस जी। तो जी कोई चालू, और 3-3 बार प्रधानमंत्री आके सेम वर्ड रिपीट करके जाते हैं, इसलिए जनता पे कोई बिलीफ नहीं है प्रधानमंत्री जी को लेकर के। निश्चित रूप से एक शुरुआती ये था, लेकिन अब लगभग सिर्फ प्रधानमंत्री जी को सिर्फ लोग वादा खिलाफ जो किए हैं, उसके बाद सिर्फ जुमला और झूठ बोलने के लिए बिहार में जनता जानती है उन्हें। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू समीर भागरे साहब। समीर भागरे साहब, बिहार में इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, Prime Minister Modi साहब himself promised in 2014 during the campaign कि मोतीहारी की जो 1936 की शुगर मिल है जो 2002 में बंद हो गई, उन्होंने कहा कि वो 1.5 साल के अंदर शुरू हो जाएगी और 2 साल के अंदर मैं खुद आऊंगा और यहां से चाय पी के जाऊंगा। सर अभी तक शुगर मिल बंद पड़ी है, अभी तक बंद पड़ी है। तो सर लास्ट 20 years, almost 18.5 years, it is the BJP that has been in power in Bihar. तो किस जंगल राज की बात हो रही है सर? समीर भागरे साहब प्लीज गो अहेड सर, ऑल योर्स। देखिए, गुड इवनिंग टू राजीव जी, प्रदीप जी एंड नमस्कार सर, जय सिया राम, नमस्कार, थैंक यू सर। मेरा ऐसा कहना है सर कि आज जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, 20 साल से करीब नीतीश कुमार जी बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए हैं जी। आज ये जो यंग जनरेशन है, इनको आरजेडी का जंगल राज पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि जंगल राज क्या था उस वक्त। कोई भी शोरूम से कार उठा ली जाती थी, किसी का भी अपहरण हो जाता था, किसी को भी फिरौती के लिए अगवा किया जाता था। तो ये हम कह नहीं रहे सर, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन बिहार पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो आज अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है और उसके साथ नीतीश कुमार जी एनडीए के जो रूप में हमारे नेता है बिहार में मुख्यमंत्री, तो आज जो मैं आरजेडी के मेरे मित्र को सुन रहा था, तो आप तो भैया पहले तो नीतीश कुमार जी हो या चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, इन पे आप करप्शन का आरोप करेंगे ना, तो जनता जो आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेगी, कर रही है, वो भी छूट जाएगी। बिकॉज यू हैव टू कम विथ रियल इश्यूज। तो अगर करप्शन का आरोप आप मोदी जी और नीतीश कुमार जी पे करेंगे तो डेफिनेटली जनता समझ जाएगी कि आपके पास कोई इश्यू नहीं है, इसलिए आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, जंगल राज का पूरा एक डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जो इनका गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ, आप देखिए आरजेडी वाज सो डेस्परेट कि कांग्रेस पार्टी आके उनको अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है इनको डिक्लेयर करे। दिस वॉज सॉर्ट ऑफ अ ब्लैकमेल डन बाय आरजेडी। आरजेडी ने उन कांग्रेस पार्टी को धमकी दी कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो हम बची हुए सीट्स में भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। तो देखिए फिर से क्या दिख रहा है कि इनका परिवार, लालू प्रसाद जी का परिवार को बचाना है। परिवारवाद, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ये तीन, इससे बड़ा एग्जाम्पल, लालू जी से बड़ा एग्जाम्पल हिंदुस्तान में कोई नहीं। ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल फॉर करप्शन इन मेनी केसेस। He under his leadership Bihar had faced the worst of the political and other violence। और परिवारवाद तो दिख ही रहा है, मतलब एक ही परिवार में दो भाई अलग हो रहे हैं सत्ता के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये गुड गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस करती है। किस परिवार के लिए हम कर रहे हैं? हम तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। और एक तरफ ये लोग हैं, ये इनके नेता बोलते हैं कि जैसे हम आएंगे वैसे वक्फ कानून को हम डस्टबिन में डाल देंगे। कल हैदराबाद में कांग्रेस में बोला थे कि कांग्रेस इज मुस्लिम्स आर बिकॉज ऑफ कांग्रेस, और मुस्लिम्स का एग्जिस्टेंस ही कांग्रेस की वजह से। तो आप बिहार की जनता को समझ क्या रहे हैं?
और ये जो जात पात में डिवाइड करने की राजनीति है, MY कॉम्बिनेशन करने की राजनीति है, आज देश बदल चुका है। आज यंगस्टर्स ये नहीं मानते, वो देश की प्रोग्रेस जानते हैं। अपॉर्चुनिटीज मोदी जी के नेतृत्व में क्या उनको मिली है, स्टार्टअप में हो चाहे इसमें हो। देखिए, बिहार एक पहले बहुत पिछड़ा स्टेट हुआ करता था। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हमने सब इश्यूज सॉल्व कर लिए, बट वी आर सेइंग कि वी हैव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और आगे कंटिन्यू करने के लिए भी सुशासन जरूरी है, और इसलिए जंगल राज को रोकना जरूरी है। मतलब जंगल राज ना आए। बाकरे साहब, you talk about jungle raj, but we saw how deputy CM अबका सिन्हा साहब के कॉन्वॉय पर अटैक हो गया, किस प्रकार से बिफोर जस्ट व्हेन द इलेक्शन स्टार्टेड, जन स्वराज पार्टी के जिस प्रकार से हत्या, कैंडिडेट का हत्या हो गया, वायलेंस वाज देयर। नाउ तेजस्वी यादव आप पे आरोप लगा रहा है कि महाजंगल राज तो ये है। आप बताइए, इस किलिंग्स, इस वायलेंस, इसका कौन जवाब देगा? एवरीबॉडी कैन सी इट। व्हाई यू टॉकिंग समथिंग अबाउट 15 years back? How do you see that statement of तेजस्वी यादव जी? देखिए, तेजस्वी यादव जी को मैं कहना चाहता हूं कि एनी वायलेंस इज अनफॉर्चुनेट, इट शुड नॉट हैपन। लेकिन एक अगर कोई घटना होती है, इससे आप पूरे स्टेट को बदनाम नहीं कर सकते या स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून का राज वहां रहा है। और आप बताइए कि नेशनल हेडलाइन में बिहार इसके गुंडागर्दी के लिए कब लास्ट न्यूज में आया था? ये तो 20 साल पहले की बात है। आज मुझे, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है आप दोनों, आप मुझे बताइए कि लास्ट 10 साल 15 साल में बिहार के बारे में ऐसी कोई गलत हेडलाइन छपी है क्या? देखिए, क्राइम होता है स्टेट में, आई एम नॉट डिनाइंग, बट द काइंड ऑफ पॉलिटिकल उनको अगर शह मिलता है, अगर गुंडे को पॉलिटिकल शह मिलता है, राजाश्रय मिलता है, तो प्रॉब्लम है। अगर कोई क्राइम होता है, द लॉ एंड ऑर्डर विल डील विथ इट। लेकिन अगर टॉप से आपको मैसेज है कि नहीं चलेगा जंगल राज, विकास की गंगा बहेगी, और डबल इंजन की सरकार की ग्रोथ पूरे बिहार ने देखी है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, इसलिए हर जगह एनडीए की सरकार आ रही है। और मैं मेरे मित्र को कहना चाहूंगा, आप ज्यादा टर्नआउट के वजह से खुश मत होइए। टर्नआउट इसके वजह से भी बढ़ा है कि जो SIR हुआ था उसमें जो कुछ लोग मृत थे, कुछ शिफ्ट हुए थे, और कुछ लोग ये है उनके की कारण भी टर्नआउट का फिगर बढ़ा है। और हमेशा बीजेपी जहां जहां चुनाव जीतती है वो प्रो इनकम्बेंसी लहर रहती है, तो एनडीए वहां चुनाव भारी मतों से जीत रहा है और हमारी सरकार फिर से बन रही है। तो सर समीर बागे साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है। अब पता नहीं आप इसका जवाब कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, मुझे मालूम नहीं है। आप यू टेक ए लुक एट महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, वी आर ओवर हियर इन महाराष्ट्र, एंड यू टेक ए लुक एट उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैव कम आउट एज हब्स फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है सर, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। व्हाई नॉट बिहार? व्हाई डिड यू निग्लेक्ट बिहार? Why is there no defense manufacturing facility in Bihar? Because that's a huge area, growing area. Why haven't we, even looked at it? I don't think there's been any feasibility study conducted also where Bihar is concerned. Samir Bagre sir, in case you want to answer the question, I'm not sure if you have. देखिए राजीव जी, I am not aware about the particular study any being done by Government of India or Government of Bihar. But as a person from economics background, I will say that different parts of the country have different hubs. Like for defense, maybe Uttar Pradesh and Maharashtra was there. Tamil Nadu में काफी electronics का चीजें हैं. Karnataka is doing good. Gujarat is doing good. So it's a state which is progressing well NDA के नेतृत्व में. और आपने देखा होगा मखना बोर्ड भी बना है जो बिहार का एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो आज पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गया है. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का हर कोना इंपॉर्टेंट है. और बिहार के हमारे भाई तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, हमारे बिहार के सब भाई साहब सभी जगह शाइन करते हैं. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर बिहारी state and we बाकरे साहब, you polarizing the entire election. आप तेजस्वी यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं, आप पोलराइज. योगी आदित्यनाथ जी वहां जाकर कहते हैं मोइनुद्दीन नगर को हम जीतने के बाद मोहन नगर में बदल देंगे. फिर आप कहते हो अडवाणी जी के रथ यात्रा देखो, लालू यादव जी ने रोका था. लालू यादव जी सनातन धर्म के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ है. लालू जी शबरी के मंदिर में नहीं जाते, लालू जी वाल्मीकि के मंदिर में नहीं जाते, राम मंदिर में नहीं जाते. नो, हु इज पोलराइजिंग? क्या पोलराइजिंग का जरूरत था बाकरे साहब?
देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्यों तेजस्वी यादव जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम आने के बाद वक्फ कानून को डस्टबिन में डालेंगे। दूसरा, ये पिछड़ों की राजनीति करने का बहुत दम भरते हैं, लेकिन जब लालू प्रसाद जी के यहाँ किसी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर ली, जो हमारे भारत रत्न है, आज लालू जी ने उस चीज को कैसे लिया आपने सबने टीवी पे देखा। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। तो अगर योगी जी कोई फैक्ट्स बता रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स। और अगर कोई शहरों का नाम जो मुगल एम्पायर में गलत तरीके से रखा गया और उसको करेक्ट किया जा रहा है, तो आई वेलकम दैट। हमारे सिविलाइजेशन को अगर आप ठीक तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है, और पोलराइजेशन की बात ही नहीं है। ये तो ओपनली देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, और ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने हमारे को पूरा वोट देना चाहिए, बीजेपी को रोकना है, तो ये अपीजमेंट नहीं है। और ये डायरेक्ट कॉल फॉर, ये मस्जिदों से आह्वान किए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप वोट दीजिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पोलराइज नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स रखती है। तो अगर आप सर, एक तबके के बारे में गलत बोलेंगे तो हमको तो सबका देखना है सर। ऐसा नहीं कि हम एक हिंदू मुसलमान करेंगे, हमको तो मुसलमान भी प्यारे हैं, हिंदू भी प्यारे हैं। लेकिन योगी जी ने यह भी कहा कि जो बुलडोजर मैं यूपी में चला रहा हूं वो बिहार में भी आएगा, ऐसा योगी जी ने कहा है सर। व्हाई डिड यू हैव टू से दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, that's the way he always is. Sushil Vyas ji, from your experience, you're an experienced advocate, you know the election law very well and so on and so forth. आपके तजुर्बे से जब भी इस प्रकार का वोटर टर्नआउट होता है above 66%, sir, 66.46% or something in the very first phase, usually what happens? What does it indicate? क्या इंडिकेशन होती है सर? सुशील व्यास जी। बजाज जी, देखिए, मतदाताओं का रुझान कितनी मात्रा में हुआ उसका आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन कई कारण होते हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा था कि अप्रैल 2024 के चुनाव में लोकसभा में हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन जब नवंबर 2024 में विधानसभाओं के चुनाव हुए, भारी बहुमत के साथ, प्रचंड, भारी भी नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीत के आए। 288 में से 237 सीटें हम लोग जीते। तो सवाल ये होते हैं, मुद्दे हैं। तो वहां की वर्तमान सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जनता के प्रति जन कल्याण के कार्य, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, जो किया है, वो हाल ही में जो दिख करके सामने आता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे कोई ज्यादा बिहार की राजनीति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र, हमारी पार्टी महाराष्ट्र तक सीमित है, लेकिन 1,21,00,000 हमारी बहनों को उन्होंने जो 10,000 रुपया दे करके एक स्टार्टअप के लिए है, और तमाम SIR के दौरान इधर उधर की बातें होने के बाद भी मैं आपसे लगातार कहता रहा आपके शो पे कि करीब 19 या 21 लाख नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भर करके अपना नाम रजिस्टर करवाने की वहां पे जो कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ वो लोग भी जो देख रहे हैं भारत में पिछले 10-11 साल से जिस तरह से प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, जिस तरह से इधर उधर की बातों से भटक करके विकासोन्मुख भारत होते जा रहा है, और आज हम लोग चौथे नंबर की एक आर्थिक ताकत पूरे विश्व में बन गए हैं। बहुत शीघ्र ही तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनकर उभरेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, जनता देखती है, जनता कुछ बोलती है या नहीं बोलती है, लेकिन अपने वोट के माध्यम से अपना जो है वो प्रकट करती है कि हम उन्हें आखिर क्या चाहिए। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें एक अच्छा प्रदेश चाहिए, उन्हें एक ऐसी नेतृत्व चाहिए जो पूरे बिहार वासियों को एक मजबूती के साथ आगे लेकर चले। और नीतीश जी के नेतृत्व में, चूंकि पिछले 20 साल से प्रदेश जिसका जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ चला। आज जो विरोध में बैठे हैं वो लोग भी कभी 1.5-2 साल ही भले क्यों ना हो, उनके साथ उप मुख्यमंत्री बन के काम किए हैं। तो उस समय की उपलब्धि को वो तो कह रहे नहीं हमारी इंडिविजुअल उपलब्धि। अरे भाई, नेतृत्व किसका था, सरकार किसकी थी? क्या उस समय नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? तो इसका मतलब आपने जो काम किया उसमें नीतीश जी का कोई रोल नहीं है क्या? सवाल तो ये नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी मात्रा में जो वोटों का टर्नआउट हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि ये एंटी इनकम्बेंसी हो, तो ये भी हो सकता है प्रो इनकम्बेंसी भी हो। तो उनके द्वारा किए गए हाल, जैसे हमारे महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना का हमको भरपूर फायदा मिला।
तो वो हम ही क्यों नहीं मान के चलते कि 1,21,00,000 हमारी बिहार की माँ बहनों को जो 10,000 रुपया उनको प्रेरित करने के लिए, उद्योग के लिए उपलब्ध कराए गए, वो उसका कोई श्रेय हमें नहीं मिलेगा या उसका कोई लाभ एनडीए को नहीं मिलेगा। कुल मिला के मुझे लगता है व्यास जी, जो राहुल गांधी जी ने फिर आप पे आरोप लगाया कि डबल वोटिंग हो गया, डबल बिहार में जो वोट किए, दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी लीडर वहां भी वोट किए और बिहार में भी वोट किए। राहुल गांधी जी का कहना 2 बार 4 बार 10 बार डबल वोटिंग हो चुका है। वोट चोरी पहले था, अब पूरे सरकार अब चोरी करने का इरादा है। बीजेपी और एनडीए पूरे अलायंस पूरे अब सरकार चोर बन गया। पहले वोट चोरी करता था, अब सरकार चोरी करते हो। यह गंभीर आरोप है। और जो उन्होंने फोटो दिखाया ब्राजीलियन मॉडल, कोई सद्दाम हुसैन जो उनका डिलीट किया, गर्व है, आदमी है, फैमिली है, मगर वोट डिलीट हो गया, ये एनोमलीज है। व्यास जी नकार नहीं सकते। अब सरकार चोरी का आरोप है आप पे। नामबियार जी, आप तो वकालत करते हैं, हमारे लर्नेड ब्रदर हैं उस प्रोफेशन में भी। आप मान सकते हैं कि ब्राजीलियन लड़की जिसने आकर के अब तो ऑनलाइन ब्राजीलियन लड़की नहीं आई सर, ब्राजीलियन लड़की नहीं आई, फोटो इस्तेमाल किया गया, फोटो था 22 बार वो, मगर वोट नहीं किए। वो उसने कहा मैं तो कभी आई नहीं भारत, मैंने भारत में सर किसी ने ये नहीं कहा कि वो आई थी। हुआ नंबर 1, किसी ने ये नहीं कहा कि वो आई थी। राहुल गांधी जी ने कहा 2 बार 4 बार 10 बार। नामबियार जी, मैं आपके प्रश्नों से कहीं हिलने वाला नहीं, आपके प्रश्नों का मजबूती के साथ और आधार रख करके जवाब दूंगा। अब राहुल जी ने कहा 2 बार वोट दे दिए। 22 बार विधानसभा का चुनाव 10 महीने पहले हुआ और अभी ये 10 महीने बाद हुआ। मैं अगर 2 महीने बाद कोई चुनाव में महाराष्ट्र का अपना वोटिंग कैंसिल कराकर जाकर के राजस्थान में मतदाता बन जाऊं और वहां चुनाव हो, तो क्या मैं नहीं दे सकता? वही आप राकेश सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, जिनका राज्यसभा के मेंबर रहे, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। वो 10 महीने पहले उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, मैं वहां का मतदाता था और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे गृह क्षेत्र बिहार में जाकर मुझे मतदान करना चाहिए। मैंने वहां से कैंसिल करा के अपना बिहार में रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने वोट दिया। तो उसमें क्या कोई असंवैधानिक काम हुआ है तो आप चैलेंज कीजिए। तो अगली बार दिल्ली में चुनाव होगा, वहां से कैंसिल करा के इधर आ जाएंगे। वहां आपके पोलिंग एजेंट ने क्यों नहीं चैलेंज किया भाई ही इज फ्रॉम दिल्ली, हाउ कैन ही वोट हियर इन बिहार? आप कोई पोलिंग एजेंट चैलेंज करेंगे नहीं, आपके बीएलए कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे नहीं, आपके जो स्थानीय नेता हैं उसको किसी तरह की शिकायत करेंगे नहीं, और एक दिन 8 महीने बाद 9 महीने बाद आप हाइड्रोजन बम जो सुतली बम होता है वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे, ये हम ये फोड़ने जा रहे हैं। भाई आप कुछ फोड़ते हो, वो हम गलियों में फोड़ा करते थे। इसका कोई मतलब नहीं है। आप आधारहीन बातें कर रहे हैं। देश की प्रजातांत्रिक तरीके संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको आप बदनाम करने का और कमजोर करने का काम राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। राइट, सो लेट मी गो सुशील व्यास जी, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब वहां कैंपेनिंग के लिए गए बिहार में। एकनाथ चंपारण में गए, आज चंपारण में, हाँ चंपारण में गए थे और कहा कि आपको जंगल राज को रिजेक्ट करना है। लोगों से अपील किया जंगल राज को रिजेक्ट करो और डेवलपमेंट के लिए वोट दो। आप डेवलपमेंट, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी खुद डेवलपमेंट में हिस्सा लेकर, लीडरशिप लेकर यहां पर भी काम किए, डेवलपमेंट वहां देखा क्या? डिड एकनाथ शिंदे जी सी डेवलपमेंट देयर? लोगों से जिस प्रकार से अपील किया उन्होंने। नामबियार जी, आपने देखा पिछले साल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और 2.5 साल जिस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ पे जनता की सेवा की, 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहने का काम किया। वो कोई ऑनलाइन मुख्यमंत्री तो थे नहीं, वो तो जनता के बीच में 24 घंटे रहने वाला मुख्यमंत्री है। और इसीलिए उन्होंने जो विकास का जो मॉडल उन्होंने बनाया, उसी के बाद जाकर के बिहार के अपने भाई बहनों के बीच में आज उन्होंने की और उन्होंने कहा अगर आप विकास चाहते हो तो एनडीए का समर्थन दीजिए और विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित कीजिए। क्या गलत कहा भाई उन्होंने? जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिस्टर एकनाथ शिंदे इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्प्रेस्ड with Mr. Nitish Kumar. Isn't that wonderful? Let me go across to Rakesh Ranjan ji. Rakesh Ranjan ji, अब ये बताइए, राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा कि ये गूगल पर उपलब्ध है, ये तस्वीर जो है इस ब्राजीलियन मॉडल की, इसको वहां से डाउनलोड करके कोई कितने 100 के करीब वोटर्स आईडी कार्ड पे लगा दिया गया और कोई नाम है सरस्वती, सनी, सती, सीता और ऐसे सब नाम की
महिलाओं ने इस तस्वीर के साथ वोट दिया है। अब सामने से ये हो रहा है ब्राजीलियन मॉडल कब यहां पर आई, कब उसने वोट दिया। सर ये तो कहा ही नहीं गया कि ब्राजीलियन मॉडल यहां पर आई, उसकी तस्वीर इस्तेमाल करी गई वोटर्स आईडी कार्ड पे। अब मेरा ये कहना है कि वोटर्स आईडी कार्ड इज लाइक a sacrosanct document. How can anybody else's picture be there on a voter's ID card? राकेश रंजन जी अब आप बोलें। जी आदरणीय राहुल गांधी जी जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी में आज तक के इलेक्टोरल हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वोटिंग परसेंटेज जो वोटिंग के दिन शाम तक वो क्लियर हो जाता है कि कितने परसेंट वोट हुए, वो रात तक नेक्स्ट मॉर्निंग तक लेटेस्ट क्लियर हो जाता था कि कितने परसेंट वोटिंग हुए। पिछले बार महाराष्ट्र में, हरियाणा में और तमाम कई राज्यों में आपने देखा होगा, इलेक्शन होने के बाद पहली बार कहा गया कि ओके 60% वोटिंग हुए, 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि बोलोगे 64% हुए। इलेक्शन में काउंटिंग के जस्ट एक दिन पहले बोला कि नहीं 67% हुए। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जो एडजस्ट कर रहा था कि कितना वोट हम एडजस्ट किए हैं, तो वो बूथ से नहीं किया गया था। जो भी सारी चीजें होती है ये ऐसे होती है कि जैसे वर्जिनियन मॉडल के उस वोट को दिखा दिया गया कि इसने इतने जगह इसने वोट किया, तो दैट वाज द मींस एडजस्टिंग द वोट। कैसे हो सकता है कि पहली बार इलेक्शन कमीशन कहे कि ये 60% वोट हुआ है, 4 दिन बाद कहे कि 64% हुआ है, और फिर 2-4 दिन बाद ये कहे कि 67% वोटिंग हुई है, काउंटिंग के एक दिन बाद जो है कहे कि नहीं 69% वोटिंग हुई है। ये जो सारी चीज जो खेल रची गई है उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे आदरणीय राहुल गांधी जी। और सिर्फ वही नहीं हुआ, कई जगह यदि इलेक्शन कमीशन यदि ये चोरी नहीं कर रहा है, तो आप देखिए जिस लिंक के बारे में राहुल गांधी जी बोले, उस लिंक को कुछ देर बाद फिर उस लिंक को हटा दिया गया। हरियाणा चुनाव के बाद जब वीडियो फुटेज मांगा गया कि सीसी फुटेज आप दीजिए, तो नियम चेंज कर करके और इलेक्शन कमीशन कर रहे कि नहीं, वो वीडियो फुटेज नहीं दिया जा सकता है, तो दैट कि हमारी जो माताएं और बहनें उनकी प्राइवेसी का सवाल। तो जितने भी क्लेम किए जा रहे हैं, जो भी उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, नए नए कानून बना करके सत्ता संरक्षित जो कानून है अब बताइए कि संविधानिक संस्था है, ठीक है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई संस्था तो देश में नहीं है ना। सरकार ये रूल बना देती है कि इलेक्शन कमिश्नर पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई भी केस नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की चुनाव इस ढंग से होगी, उसमें चीफ जस्टिस इंडिया भी होंगे, तो उसको भी बदल दिया जाता है। यदि मंशा आपकी सही है, चोरी नहीं करनी है, तो आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। ये लोग बात तो निष्पक्षता की करते हैं, लेकिन निष्पक्ष होना इनके बस की बात नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करना और डेमोक्रेटिक होना दोनों दो चीज है। उसी प्रकार निष्पक्ष होना और निष्पक्षता की बात करना दोनों दो चीज है। डॉक्टर राकेश रंजन जी, मुस्लिम यादव वोट्स, मुस्लिम और यादव वोट्स तेजस्वी जी के डोमेन है, वो हमेशा लॉयल रहा है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी ने कहा वक्फ रिफॉर्म बिल हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे, तो ऐसा समझा गया था कि पूरे मुसलमान वोट एक तरफ तेजस्वी यादव जी को पड़ेंगे। बट ओवैसी जब प्रश्न उठाया, ओवैसी प्रश्न उठाया कि 18% मुसलमान है, तो एक भी डिप्टी सीएम या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पद मुसलमान को क्यों नहीं है? क्या ओवैसी का यह स्टेटमेंट तेजस्वी यादव जी के वोट को डेंट करेगा? प्रश्न सही है कि आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो, मगर मुसलमान के वोट चाहते हो। डॉक्टर बोलिए, डॉक्टर राकेश रंजन जी। जी प्रदीप जी, ये जो बिहार की जनता है पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है, उसमें राजनीतिक चेतना जो है लोगों की जो समझते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ बिहार में
लोग समझते हैं, हर वर्ग, हर समाज ये समझता है कि हमारा जो सरोकार है, हमारी जो चीजें हैं, हमारा जो सच्चा है, हर चीज कहां संभव, उनकी जन सरोकार की जो भी चीजें हैं कहां कौन दे सकता है, और दे हैव राइट टू डिसाइड देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोई ये कहे कि हम एक मुस्लिम उनके वोटर हैं, कोई यादव उनके वोटर हैं, दलित उनके वोटर हैं और सारे वोटर हैं, तो ये बात मैं नहीं मानता हूं। ये बहुत मीन्स मुझे नहीं लग रहा था, ये एकदम अनडेमोक्रेटिक बात है। कोई भी समाज किसी को ये नहीं कह सकता है कि किसी के कहने से किसी के साथ है, किसी के कहने से किसी को वोट देता है, लेकिन वो देख रहा है कि जो जितने भी जो लोग हैं जो संविधान में भरोसा रखते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करने की जो बात करते हैं, और जो लोग हैं जो संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बचाना चाहते हैं, वो लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। और फर्स्ट बात रिप्रेजेंटेशन, सेकंड रिप्रेजेंटेशन की बात जहां तक है, तो हम महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, आप देखिए, हिस्ट्री उठा करके देख लिए, और वो रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। बीजेपी ने एक सिंगल टिकट नहीं दिया है बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी को। डॉक्टर राकेश हमने वो तो तो हो चुका है राष्ट्रपति बनाए, वो तो उपराष्ट्रपति बनाए, कई सारे मंत्रालयों में मुस्लिम मंत्री रहे, हमारे देश के फर्स्ट शिक्षा मंत्री जो थे मुस्लिम थे, बिहार में चीफ मिनिस्टर बनाए, पिछले सरकारों में डिप्टी वित्त मंत्री जो थे, वित्त मंत्री नॉट लिथियम, उन्होंने मुस्लिम समाज के थे। तो रिप्रेजेंटेशन जो हम दे रहे हैं ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल है, कोई आ करके उनको बहकाने की कोशिश यदि करता है तो जनता एकदम समझदार है, जनता समझती है कि किसके साथ और कौन दे रहा है, कौन बहकाने की कोशिश तो कर रहा है। राकेश रंजन साहब, डॉक्टर साहब, दूसरी बात, बीजेपी जो है सर, एक सेकंड, बीजेपी कभी भी इश्यू की बात नहीं करती है, राइट। सो डॉक्टर साहब, कभी जन सरोकार की चीजें की बात नहीं करती है, या तो हिंदू मुसलमान की बातें करेगी, नहीं तो लोगों को जातियों में बांटने की बात करेगी। डॉक्टर साहब, योगी और ये जो डॉक्टर साहब यूपी के सीएम है अजय कुमार बिष्ट जी, वो जो है वो अपने आप को, चाहे सारे लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन ये लोग हैं, डू यू थिंक कि सनातन एंड मनुस्मृति कैन गो टुगेदर? डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर राकेश रंजन सर, नोबडी इज टॉक्ड अबाउट सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जाति और वर्ण, डॉक्टर साहब सवाल तो सुन लीजिए। आप सनातनी होने का दम भरते हैं, दूसरी तरफ आप जो है संविधान के जितने भी नॉर्म्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, मानवता, उसके खिलाफ काम करते हैं। तो जनता डॉक्टर साहब, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? अबीर और गांधी का धरती है और वो लोग स्वतंत्रता। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जो चीजें रहेंगी उस पर भरोसा करेंगे। राकेश रंजन साहब, सवाल ये, क्या मान लीजिए आप जीत जाते हैं, मान लीजिए यू हैव वन, लेट्स लुक एट द रिजल्ट, यू हैव वन, 11 तारीख हो गई, रिजल्ट आ गया, आरजेडी कांग्रेस हैज वन। सर, क्या आप किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे? एक तब हमारे नेता, हमारा महागठबंधन के आदरणीय नेता ने कई बार कह चुके हैं, महागठबंधन के अन्य पार्टियों के भी कई सारे नेता ये कह चुके हैं कि एक डिप्टी सीएम की घोषणा हुई है, इसके अलावा और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट होगा? निश्चित, एक मुस्लिम, एक दलित भी सब होगा। चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। समीर बागरे साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट सर? मैं तो मेरे आरजेडी के जो मित्र हैं उनको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर महागठबंधन जीत जाता है तो संविधान की जीत होने वाली है, और अगर एनडीए जीतता है तो वोट चोरी होने वाली है। तो क्या आज आप ये प्रोग्राम पे कह सकते हैं कि आप चुनाव को, नतीजों को मानने वाले हैं? आप चुनाव नतीजों को मानने वाले हैं कि आप ये कमिटमेंट लीजिए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ऐसी है, प्रदीप जी, राजीव जी, मैं आपसे कई बार वोट चोरी पे बात कर चुका हूँ। व्यास साहब मेरे काफी सीनियर है और काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो मेरे से ज्यादा इस मामले में जानते होंगे। लेकिन मैं आपको हरियाणा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं तो आपको, राजीव जी, यू आर सच अ वर्सेटाइल जर्नलिस्ट और इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को कैसे सीरियसली ले रहे हैं? सर, he is the LOP, sir. Sir, नहीं he is सर, the leader of the opposition.
He has a cabinet post. How can I not take him seriously? अब आप नहीं बोलिए, नहीं, बोलिए, sir, बोलिए। I am not saying you should not take him seriously. जी। I am saying whatever his allegations are, can as a journalist you cannot fact check it. आपको मैं बताता हूँ, जो हरियाणा की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जी। उसके बाद देश के कई चैनलों ने और देश के नामी गिरामी अखबारों ने उनको फैक्ट चेक किया है। चलो इंडियन एक्सप्रेस का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। आज जो दो चीज उन्होंने बताई कि एक जगह 501 वोटर्स है और एक जगह 66 वोटर्स है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टेड न्यूज है कि वो इतना बड़ा प्लॉट है एकड़ों में और उसका नंबर जो था वो सभी 500 लोगों के ऊपर आया। तो देखिए, राहुल गांधी को एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए या बहकाने के लिए, क्यों उनको एक दिन पहले चुनाव के वोटिंग हो रहा था बिहार में और क्यों एक दिन पहले हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बोलना है? और दूसरा, आप जो बोल रहे हैं ब्राजीलियन मॉडल, उसमें जो एक व्यक्ति थे उनका एपिक नंबर और उनका फोटोग्राफ आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी एक, मतलब सॉरी टू से दिस, बट ही इज लाइंग आउट ऑफ हिज नोज एंड ही इज अ लायर। आई विल से इट विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी देश को झूठ बोल रहे हैं और मीडिया का भी ये काम है कि राहुल गांधी का झूठ शुड बी कॉल्ड ऑफ। और मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आज आप वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रियंका गांधी का भाषण सुन लीजिए। शी वॉज आस्किंग द यूथ कि आप रोड पे आइए, आपकी सरकार चुराने का प्लान हो रहा है। अरे भाई, डुप्लीकेट वोटर्स है, ये तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सभी पार्टियां बोल रही है। इसका ये मतलब नहीं कि आप चुनाव को, पूरी प्रक्रिया को कहेंगे कि फ्रॉडुलेंट है। तो राहुल गांधी को फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है और राहुल गांधी को जनता ने 3 बार, देश की जनता ने फैक्ट चेक किया है। 2014 में उन्होंने अपने पार्टी के घोटालों को कहा कि इसके कारण हम चुनाव हारे। 2019 में कहा कि वो सीबीआई ईडी के कारण चुनाव हारे। 2024 में वो कह रहे हैं कि हम भाई ईवीएम के कारण चुनाव हारे। बिहार का चुनाव के बाद वो कहने वाले हम वोट चोरी के कारण हारे। आप ये लिख लीजिए राजीव जी, प्रदीप जी, ही इज प्रिपेयरिंग हिज ग्राउंड फॉर अ रिसाउंडिंग डिफीट। और आरजेडी But के in जो any event, प्रवक्ता है, what is the Congress's position right now? Yeah, as far as Bihar is concerned, they're dependent totally on the RJD. My own calculation is RJD will definitely come up with a huge number of seats like they always do. Even last time RJD was the single largest party. Before that also they were the single largest party. Unfortunately, the RJD has never been able to get a full majority on its own, and neither has any other party, which is what makes Mr. Nitish Kumar so important. So I ask you, Sameer Bagre Sahab, let's not talk about the Congress, because the Congress organization in Bihar is almost virtually over. भगवत आजाद जी के बाद और सत्येंद्रनाथ सिन्हा के बाद 1989 में, that was their last government. भागलपुर के राइट्स जब हुए थे, उसके बाद कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है बिहार में। उसके बाद लालू जी की सरकार बनी है। कांग्रेस की जो ग्राउंड पर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पूरी संगठनात्मक तरीके से तहस नहस हो गई। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ऑल आई एम आस्किंग यू इज दिस, भारतीय जनता पार्टी इज स्टैंडिंग ऑन 102 सीट्स, सो इज जेडीयू। अब कैलकुलेशन सबकी ये है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आई डोंट थिंक सो। भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलेंगी। क्या अब भी नीतीश कुमार जी आपके मुख्यमंत्री होंगे सर? बोलें सर प्लीज। देखिए, हमारे आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुख्यमंत्री जो रहेंगे वो चुनाव के बाद हम तय करेंगे। और जहां तक किसी एक पार्टी की कम ज्यादा सीटें आती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनडीए की सरकार आए, क्योंकि बिहार की विकास की जो गति है वो कहीं रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश जी का नेतृत्व हो चाहे किसी और का हो, एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार की जनता के लिए और अच्छा है। हाँ बाकरे साहब, आई वांट टू आस्क यू, राहुल गांधी जी के एक आई कांट कॉल वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट आया कि 10% ऑफ upper caste are controlling the entire army forces. They are controlling the bureaucracy and they are controlling the corporate, and they जिस प्रकार से आप देखो, is it जो पिछड़ा दलित आदिवासी क्या इस स्टेटमेंट से रैली होकर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को वोट देंगे? हाउ डू यू सी दैट? जिस प्रकार ब्यूरोक्रेसी में 10% कंट्रोल कर रहे हैं, आर्मी में 10% कंट्रोल कर रहे हैं, जुडिशरी में 10% वाला कंट्रोल कर रहे हैं, किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो? देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो देश के लिए खतरनाक स्टेटमेंट है। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट डिविजन्स इन द आर्मी व्हेन द आर्मी इज सेल्फलेस एंड अबव एवरीथिंग। आज मुझे ऐसा
इतने सालों का इतिहास रहा है कि राजनीतिक पार्टियां आर्मी को कभी अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन राहुल गांधी तो उसके ऊपर जा रहे हैं और उसमें आर्मी में जाके कास्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर आर्मी को आप ऐसा विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो आप एक संस्था है आर्मी जिसपे देश के हर नागरिक को अटूट विश्वास है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के इसमें भी देखा गया कि हमारी बॉर्डर्स को कैसे उन्होंने डिफेंड किया और कैसे पाकिस्तान पे अटैक किया। तो राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट, इससे डिप्लोरेबल स्टेटमेंट तो मैंने मेरे राजनीतिक करियर में नहीं सुना कि यू आर ट्राइंग टू डिवाइड जुडिशरी, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड आर्मी, यू आर ट्राइंग टू डिसक्रेडिट इलेक्शन कमीशन, यू आर ट्राइंग टू डिसक्रेडिट सुप्रीम कोर्ट, you are trying to discredit every constitutional authority because your family is getting voted and booed out of power every time। मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप तो बहुत मतलब प्राउडली कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो आप पहले तो कांग्रेस पार्टी से बाजू हटिए। आप गांधी परिवार क्यों कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है? पूरी पार्टी आप किसी दूसरे के मुस्लिम के, कुछ हमारे दलित भाई के हाथ में दीजिए। सिर्फ खरगे साहब को प्रेसिडेंट बनाना और उनको रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट बनाने से नहीं होता। हम लोगों ने एम्पावरमेंट किया है पूरे देश में। अब मुसलमानों की भी बात करें तो मोदी जी का जो जब सीएम थे गुजरात में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है सबसे अच्छी स्थिति मुसलमानों की गुजरात में थी। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। तो देखिए, ये विभाजन करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये इन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले भी किया, इंडिपेंडेंस के बाद भी किया। एंड लूजिंग पावर इज लाइक, मतलब उनके लिए पावर में रहना ही सब कुछ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं राजीव जी, प्रदीप जी, आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कैसा था। कांग्रेस पार्टी में लीडर हुआ करते थे और वोटर्स हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी फौज खड़ी नहीं हुई एंड उनको बाय डिफॉल्ट चुनाव में मत मिलता था। भारतीय जनता पार्टी पहले से एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए हम लोगों का बूथ मैनेजमेंट हो चाहे कैंपेन हो, तो इसलिए आज राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि भाई हमारे पास तो कार्यकर्ता ही नहीं बचे, तो जो बचे खुचे वोटर्स है उनको लुभाने के लिए ये गलत प्रचार कर रहा है। एंड इट इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट फॉर अ country to divide army on these lines. That's right. So I would like to restate this. I've stated this before. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पे शो में, आप शायद उस दिन नहीं थे। सर, एक बार एक आरटीआई फाइल की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी फाइल की गई थी कि विच आर द मुस्लिम्स इन सीनियर पोजीशंस इन द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इन द इंडियन नेवी। Senior ranking officers above the rank of full colonel and above. Last time I said brigadier, actually it was full colonel and above. सर, मालूम है आर्म फोर्सेस है, सीडीएस के ऑफिस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस है। जवाब क्या आया? इन द इंडियन आर्म फोर्सेस वी डू नॉट हैव मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस और एनी अदर रिलीजन। एक बार कोई भारतीय फौज में आ जाता है, वो सिर्फ भारतीय होता है और फौजी होता है। हमारे यहाँ पे किसी धर्म का कोई शख्स नहीं है, ना किसी जात का है, ना किसी पात का है, ना किसी धर्म का है। यहां पर एक बार हमारा फौजी जब आ जाता है, वो बस भारतीय फौजी है। दैट्स इट। द सीडीएस हैड रिप्लाइड टू दैट। आई स्टिल रिमेंबर। आज तक कभी किसी ने, सुशील व्यास जी, फौजी की जात नहीं पूछी सर। आज तक किसी ने नहीं पूछी। आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम्हारी जात क्या है। ये सुशील व्यास जी, ये तो पहली चीज हो गई। मतलब कौन एडवाइस कर रहा है इनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, मैं कहता हूं अभी तेजस्वी यादव जी से उनकी दोस्ती है, थोड़ा उन्हीं से सीख लो यार, सीधी बात है। या अखिलेश जी से सीख लो। सुशील व्यास जी, आप बताएं इसके बारे में। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने अपने लोग भेज दिए हैं राहुल गांधी के एडवाइजरी काउंसिल में आसपास। क्या बुलवाना है उससे? अब आप बोलें सर व्यास जी। नहीं बजाज जी, बीजेपी भी इस तरह के ओछे मुद्दों पे है, देने के लिए किसी को नहीं भेजेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का भी नेता विपक्ष इस तरह की ओछी बातें कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि जो उत्तर आपको आरटीआई के माध्यम से मिला कि फौज का एक सैनिक होता है, वो भारत माता के लिए जीता है, भारत माता के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी कोई जात, धर्म या इलाका नहीं होता। मैंने देखा है कि मैं गया था बीच में उत्तराखंड की तरफ, तो वहां मैंने देखा साउथ के लोग लगे अपने ड्यूटी पे थे। मैं बीच में हिमालय की तरफ गया, वहां मैंने देखा पूरब के लोग लगे थे, हमारे गोरखा लोग लगे थे। तो इस वहां पे ये नहीं होता। वो भारत का एक सैनिक है, वो भारत माता के लिए अपनी जान लुटाने के लिए तत्पर रहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की ओछी बातें भी अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब बड़े जिम्मेदार नेता भी करने लग गए।
मैं बजाज जी काफी देर से कहना चाह रहा था, मेरे भाई ने महाराष्ट्र के काउंटिंग को लेकर के कुछ जिक्र किया, राकेश मैंने उस रंजन समय जी ने, अपनी जी हाँ। अंगुली भी उठाई थी। आरजेडी थोड़ा सा हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लड़ने के तरीकों को भी हम समझें, शायद जानते भी होंगे, वरिष्ठ लोग हैं हम लोग। तो चुनाव के दौरान हर उम्मीदवार अपना एक पोलिंग एजेंट हर पोलिंग स्टेशन के अंदर भेजता है, जो सुबह से लेकर शाम तक, पहले मतदान से लेकर के अंतिम मतदान उस बूथ के अंदर होता है, उसकी गिनती देखता है। और अंत में जब पूरी काउंटिंग वोटिंग पूरी हो जाती है तो एक फॉर्म 17C उनको दिया जाता है, जो ये अकाउंट बताता है पहला वोट और अंतिम वोट, टोटल वोट उस बूथ में कितने गिरे। तो ये लगभग हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट ने वो कलेक्ट किया होगा, और वही लेकर जब हम काउंटिंग में जाते हैं तो उस बूथ की मशीन खुलती है तो उसके सामने पहला जो फिगर आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, उसको हम मैच करते हैं हमारे फॉर्म 17C से। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र विधानसभा के 2024 के अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में 288 विधानसभा क्षेत्र में एक भी बूथ में फॉर्म 17C मिसमैच नहीं हुआ। तो कैसे वोट की गिनती ऊपर नीचे हो गई, कैसे परसेंटेज आगे पीछे हो गए, मेरे तो समझ के बाहर। और बताइए अगर हुआ तो बताइए कौन से बूथ में आपका 17C मैच नहीं किया काउंटिंग के दौरान, या तो फिर आपके जो पोलिंग एजेंट थे वो आपके नहीं थे, वो पोलिंग एजेंट ने जिम्मेदारी पूर्ण काम नहीं किया, वो गैर जिम्मेदार थे, या उनके आपके पास कोई आंकड़ा नहीं, वो भी आप हवा में बात कर। इसलिए मेहरबानी करके भारत की ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको मत कमजोर बनाइए अपनी गलत प्रचार करके, उसमें से लोगों का विश्वास मत हटाइए। लोगों का मजबूत विश्वास है, अगर है तो बताइए कितने 17C मिसमैच हुए महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र के नाम लेते हो तो हम टच है, क्योंकि उस समय मेरा नेता यहाँ का मुख्यमंत्री था, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हमने प्रचंड जीत हासिल की। अगर कहीं गलत है एक भी बूथ में बताइए वहां फॉर्म 17C मिसमैच हुआ काउंटिंग के दौरान। अगर नहीं तो फिर हवा में बात मत कीजिए। देश की ये जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, उसको मत बदनाम कीजिए। एडवोकेट निवेदन है। एडवोकेट सुशील व्यास जी, यहां पर एक जबरदस्त ऑपोजिशन रैली था मुंबई में, शरद पवार साहब, कांग्रेस, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, सभी एक मंच पर आकर विरोध किया, बोले ये इलेक्शन होने नहीं देंगे, आप वोटर लिस्ट को सुधारिए, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, एक घर में 500 लोग, एक घर में 50, टॉयलेट में 50 लोग, टॉयलेट में 200 लोग, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में 50, 100-200। तो इलेक्शन कमिश्नर सुना नहीं है और इलेक्शन लोकल बॉडीज का अनाउंस हो गया। सुशील व्यास जी, ये एनोमलीज अगर है तो आप कैसे, एज यूर एन एक्सपर्ट वे इलेक्शन डिटेल्स आर कंसर्न्ड, किस प्रकार से रोक सकते? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या संभव है when all the opposition tall leaders like शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, राज, सब विरोध कर रहे हैं, तो कैसे फ्री एंड फेयर होगा? व्यास जी। नाम्बियार जी, मैं पिछली दफे भी आपके इस चैनल पे आया था, तब भी मैंने शायद लगभग उस मोर्चे के 1-2 दिन पहले की बात है, और मैंने कहा था कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस देश के इतने स्टॉलवर्ड नेता जिनका नाम आपने लिए, पवार साहब, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, तमाम नेता उस मोर्चे में और हमारे इलेक्शन कमीशन से मिलने गए। उनको ये पता ही नहीं है प्रक्रिया क्या है। देखिए, स्थानीय चुनाव जो है महाराष्ट्र में वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र करवाता है, वो जो राष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं करवाता है, वो एक इलेक्शन कमीशन अलग है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय मिस्टर वाघमारे, वो अलग है। अब सवाल ये है कि वोटिंग लिस्ट, अब वोटिंग लिस्ट देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो वोटिंग लिस्ट हमारे विधानसभा चुनाव के लिए बनाई जाती है वही लोकसभा में यूज होती है और वही स्थानीय स्तर पर जाती है, फिर उसको वार्ड वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। दैट मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र कोई अपने आप में वोटिंग लिस्ट नहीं बनाता, वो बनाई जाती है जो हमारी इलेक्शन कमीशन की, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वही वोटिंग लिस्ट को हम अडॉप्ट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं वार्ड वाइज। अब सवाल ये है कि अगर वो जब इलेक्शन कमीशन के कट ऑफ लाइन पहले 1 जुलाई थी, अब 1 जनवरी 2026 कर दी गई, तो स्टिल यू हैव अ टाइम टू फाइल अ कंप्लेंट। आप जाइए, उनका ऑब्जेक्शन रेज कीजिए कि बूथ नंबर सो एंड सो, दिस इज अ डुप्लीकेट वोट, ये रॉन्ग वोट है, इसका नाम डिलीट होना चाहिए, या फॉर्म 6 भर के कहिए कि इनका फॉर्म
इनका नाम ऐड होना चाहिए। आप फॉर्म 6 भरोगे नहीं, फॉर्म 7 भरोगे नहीं, और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इतने बड़े बड़े नेता, उस महानगर पालिका के सामने जाकर के उनको कहना है चुनाव रोक दीजिए। जब चुनाव नहीं हो रहा था तो कह रहे थे कि देखिए प्रजातंत्र प्रक्रिया में सारे अधिकारियों को हाथ दे दिया गया, इसलिए इनको चुनाव नहीं करा रहे। अब हमने चुनाव की घोषणा कर दी तो कह रहे चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए। अरे भाई, इसकी एक प्रक्रिया है। अगर आपको लगता है कि मतदाता सूची में कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसको ऑब्जेक्शन कीजिए। वो तो हर एक पार्टी बोल रही है ना सर, फाइल करोगे नहीं सर, वो तो हर एक पार्टी के भाषण सर, एवरी पार्टी सेइंग द सेम थिंग। समीर बाकरे साहब वाज देयर इन द डिस्कशन अर्लियर एंड समीर बाकरे साहब नोटेड कि उसमें इतनी ज्यादा त्रुटियां नहीं है कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वही खत्म कर दिया जाए। है थोड़ी बहुत है, वील करेक्ट देम, दैट्स व्हाट ही सेड। राकेश रंजन जी, यू वांटेड टू से समथिंग, आपने अपना हाथ उठाया था, बोलिए सर प्लीज। या मुझे 8 बज गए हैं, मुझे किसी और चैनल पे भी जाना है, लेकिन मैं 3 बातें मैं कह रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए। जो ईसीआई का जो रोल है, अभी आप कह रहे हैं कि ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है। आप तो ईसीआई की एक अकाउंटेबिलिटी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जी। आप चाह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जनता पे डाल दें। संवैधानिक संस्था हो है, इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी यदि डिमीन हुआ है और उसकी लेजिटिमेसी धीरे धीरे घटी है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईसीआई जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से नहीं किया है। क्या आप ये बताइए कि उसमें डुप्लीकेसी अभी भी नहीं है? क्या उसमें जीरो एड्रेस में लाखों नाम नहीं है? एक घर में, छोटे से घर में 500-600 लोग हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें भी हिंदू नाम भी है, मुस्लिम भी नाम भी है, और हर कम्युनिटी के लोग के भी इसमें नाम है। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, ये इतनी सारी फॉर्जरी है, और जानबूझ करके क्या उसमें जनता की जो परमानेंटली शिफ्टेड बता करके लोगों को जो नाम काटा, क्या परमानेंटली शिफ्टेड का डिफिनीशन उसने क्लियर किया कि हमने ऐसे किया? क्या उन लोगों से कम्युनिकेट किया कि आप वोटर कहां के रहना चाहते हैं? यदि है तो इनके जो 2 वोटर है, 3 वोटर है, एक कह रहे हैं कि हाँ 9 महीना पहले वहां पे थे, अब फिर बिहार में आ गए, फिर अगला इलेक्शन जहां पड़ेगा फिर वहां चले जाएंगे। तब तो ऐसे करते करते 28 जो भी स्टेट है हमारे अभी जितने, उसमें सब में जाकर के ये वोट डालेंगे। और यही इनकी जो है जो मंशा है, और यही इनकी जो है डुप्लीकेसी, और यही ये जो चोरी कर रहे हैं, यही सारी चीजें हैं कि इनके जो कार्यकर्ता है, कल हरियाणा के वोटर थे, परसों महाराष्ट्र के हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में बिहार के हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में किसी और स्टेट के हो जाएंगे। तो ये जो ये कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन में नहीं दिख रहा है? ये सारी चीजें होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन जो है, अभी देखिए इनके जितने भी अपराधी है, अभी उनको कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डिप्टी सीएम जो है बिहार के, वो कह रहे हैं कि लोगों के छाती पे बुलडोजर चलाएंगे जी। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी बात जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो लोकतंत्र जो है ना, वो लोकतंत्र सिर्फ नाम नहीं है। लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन एक सबसे बड़ा वर्ड है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है उसमें पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन यदि सभी का इंश्योर नहीं है, तब तक डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अभी सामाजिक आर्थिक डेमोक्रेसी का इंस्टॉल है ना इंडिया में बाकी है। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज है, आप बताइए जुडिशरी का डेटा निकालिए, कितने लोग हैं जो हर उस समाज से रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी बात है। अब एक बैकवर्ड समाज का केस जो जाएगा, क्या उसी सेंसिटिविटी से क्या एक अपर क्लास का आदमी सुनेगा? नहीं सुन सकता है। इसीलिए न्याय जो है ना, न्याय मिलना और न्याय मिलते हुए देखना जो है, जब तक ये नहीं होगा, क्या गरीबों को न्याय मिल रही है? क्या न्याय अभी बिकने की वस्तु नहीं हो गई है? तो हमारे चीफ किसी भी इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी को यदि बरकरार रखना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हाँ, न्याय सबके लिए स्थापित किया जा सकता है। राकेश रंजन जी, क्या सबके जो इलेक्शन कमीशन है, नहीं किया गया है?
तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक इंस्टीट्यूशन जब तक डेमोक्रेटाइज नहीं होता है तब तक आप डेमोक्रेसी जो है आप इन प्रोसेस में रहेंगे और उस प्रोसेस की बात That's a long process, sir. कि हम डेमोक्रेसी इन That will take over 100 years. सारे इंस्टीट्यूशन में हर वर्ग का पार्टिसिपेशन और डॉक्टर राकेश रंजन, तब तक एक सामंती और मनवादी लोग जो है एक शासन डॉक्टर राकेश रंजन, एक सेकंड। आपकी पार्टी पार्टिसिपेशन सर इन सामंती और मनवादी लोगों के पेट में दर्द होता है। वन लास्ट क्वेश्चन सर बिफोर यू गो, मुझे मालूम है आपको जाना है, एक आखिरी क्वेश्चन। जब सभी पार्टियां जैसे महाराष्ट्र में सहमत है, सभी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी के वोटर्स लिस्ट में प्रॉब्लम है, आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को यह करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के पास वापस जाए और कहे, ये प्रपोजल है बाय द वे, कि उच्चतम न्यायालय के पास वापस जाए, कहे कि भाई इसमें प्रॉब्लम है यार, हमें टाइम दो थोड़ा सा और, वी वुड लाइक टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट। व्हाट डू यू थिंक सर राकेश रंजन साहब? जी, उच्चतम न्यायालय के पास निश्चित रूप से जुडिशरी के पास सारे लोग, लेकिन आपने देखा होगा अभी बिहार में जो एफआईआर हुए उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी जी, सुप्रीम कोर्ट के बार बार लताड़ लगाने के बाद आप बताइए कि वोट 65 लाख लोगों के नाम काटे लेकिन उसके डिटेल आप नहीं देंगे। आपने 4 लाख से ज्यादा फर्स्ट न्यूली एडेड वोटर है लेकिन आप उसके डिटेल नहीं देंगे। आप कितने लोगों, महिला है कि पुरुष है कि किस, आप देखिए सबसे बड़ा यहां पे बात की गई कि घुसपैठिए, कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं, लेकिन एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने एक भी नाम घुसपैठियों को नहीं बताया जी। अब कह रहा है कि घुसपैठिए मिले ही नहीं, चाहे है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, कोई भी है, एक नैरेटिव सेट कर रहा है और इलेक्शन कमीशन को बताने की कोशिश कर रहा है। और आप मेरा भी संस्था है, सबका संस्था है, इलेक्शन कमीशन सबका संस्था है, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाइए तो बीजेपी वालों को पेट में दर्द होती है। जब सवाल पूछिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और जवाब देने के लिए आते हैं बीजेपी के नेता। यदि तो हमारे यहां एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जैसे ही आप सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, जो चोरी करा रहा है बीजेपी, उनके दाढ़ी में तिनका हो जाती है और उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीजें, सारे सवाल है। एक डेमोक्रेटिक देश में, लोकतंत्र में हर सवालों का, हर लोगों का ओपिनियन का कदर होनी चाहिए। और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी पार्टियों के कंसर्न को लेकर के और देते हुए उसको, डॉक्टर राकेश रंजन जी, पड़ेगा। आज भी मोदी साहब आज भी कहा इन्फिल्ट्रेटर्स गरीब आदिवासी पिछड़े ट्राइबल्स के वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप मोदी साहब ने आप पर किए, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इन्फिल्ट्रेटर्स को। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी इज प्रोटेक्टिंग इन्फिल्ट्रेटर्स एंड दैट इज इंडल्जिंग इन वोट चोरी, और वोट चोरी आदिवासी, गरीब, ट्राइबल, पिछड़े, इनका हो रहा है। डॉक्टर रंजन, yes. If there are still the process of infiltration is going on, so first of all the PM and the Home Minister must resign first, because this is their responsibility to stop infiltration in the India. और यदि वो आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को इन्फिल्ट्रेटर बता रहे हैं तो ये इनको जानना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेटर कोई और है। आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़े जो है इस देश के मूल निवासी है। वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, वो घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिया यदि कोई है तो कोई और है, और उनको यदि रोकना भी है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। यदि गृह मंत्री असफल रहे तो उनको सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए और इतिहास पढ़ें कि इस देश में इन्फिल्ट्रेटर कौन है, घुसपैठिया कौन है। तो दलित और आदिवासी और पिछड़ों को, ये जो इस देश के मूल निवासी है, उनको ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कोशिश नहीं करे, नहीं तो इस चुनाव में और अगले भी चुनाव में ये जो मूल निवासी है इनको भरपूर जवाब देंगे। राकेश रंजन जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो घुसपैठिए हैं वो उनकी आइडेंटिटी छीन रहे हैं, ऐसा बोला है सर। ये नहीं कहा कि आदिवासी जो है वो घुसपैठिए, ऐसा नहीं बोला सर कभी भी, वो किसी ने नहीं बोला।
नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन इतने दिन घुसपैठियों का नैरेटिव बताते रहे। हाँ, तो अभी उन्होंने बताइए लिस्ट रिलीज कौन है नहीं। घुसपैठिया, उसका नाम तो दे, नहीं, अभी लिस्ट तो दे। वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। FIR प्रोसेस हो गया Correct. और इलेक्शन कमीशन ने एक भी घुसपैठियों का नाम नहीं बताया। दुरुस्त बात। होम मिनिस्टर ने एक आदमी को भी घुसपैठिया का नाम नहीं दिया। ये पूरे 11 सालों में मात्र 3000 घुसपैठियों को बाहर फेंक पाए, जबकि यूपीए गवर्नमेंट ने लगभग 92,000 घुसपैठियों को बाहर फेंक किया। तो ये समीर भी भागरे बोल साहब, रहे हैं समीर और भागरे साहब, अपनी असफलता किसी और पे लाद रहे हैं। दिस इज आई थिंक द सेम ऑन गृह मंत्री एंड द पीएम। right, thank you so much, Thank sir. you. Thank you, Rakesh Ranjan ji. God bless you, and all the very best for the next phase of elections. Sameer Bagre sahab, but this is a question, isn't it? Till now, we've had no names of infiltrators. Infiltrators, who are they? They have not been identified. Sameer Bagre sahab. हाँ, अभी तक बड़ी देखिए, बात हो रही थी घुसपैठिए, देखिए, रोहिंग्या, राजीव जी, बांग्लादेशी, अभी तक तो आए नहीं सर। कहाँ है सर? इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि कितने जगह इन्फिल्ट्रेटर्स आइडेंटिफाई हुए, उनके राशन कार्ड कैंसिल किए, उनके डिपोर्टेशन हो रहा है। किरीट सोमैया जी पूरे जोर शोर से उसके पीछे लगे हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम है वो तो इन्फिल्ट्रेटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद ही हो रहा है। सो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र एज वेल एज द कंट्री। और आपने देखा होगा मोदी साहब ने 15 अगस्त के स्पीच में कहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ डेमोग्राफिक कमीशन व्हिच विल आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट दिस पीपल। I hope there will be a special. I hope there will be a special investigation team for West Bengal. I hope. I hope there will be a special investigation team for West Bengal to So identify the day- all the day- infiltrators. The day Mamata Banerjee's government goes, 90% of infiltration problem will be solved in the country. क्या Because lot of technical issues she is not able to hand over certain land to government of India. एक ऐसा पैच है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक ऐसे 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से झूठे आधार कार्ड बन रहे हैं। तो it is very very important that a nationalist government comes in West Bengal, and I am hope and pray for the country, not for BJP. I hope and pray that in the ensuing elections, Mamata Banerjee gets. Sir, to I come want back- to देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी जिस रफ्तार से बाकरे साहब क्लीन चिट दे रहे हैं, इट इज बिकम अ सोर्स ऑफ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। मोहोल जी, मुरलीधर मोहोल जी को क्लीन चिट दे दिया, निम्बालकर जी को क्लीन चिट दे दिया, पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दिया। एक के बाद सुप्रिया सुले चिल्ला रही है कि इतना जल्दी विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप क्लीन चिट मत दो। निम्बालकर, फल्टन केस, सुसाइड केस, मोहोल, मुरलीधर मोहोल। तो हाउ डू यू सी दैट? क्या फडणवीस साहब क्लीन चिट लेके जा रहे हैं और जिसको मन है उनको दे दिया क्लीन चिट? सुप्रिया सुले जी, देखिए प्रदीप जी, नाउअडेज एक फैशन बन गया है कि कोई भी अनफॉर्चुनेट घटना अगर होती है तो किसी ना किसी रूलिंग पार्टी के नेता को उससे जोड़ दो, क्रिएट अ नैरेटिव फॉर द मीडिया एंड उसको बदनाम करो। तो फडणवीस साहब ने जो मुरलीधर मोहोल जी का केस था, उनके कोई मित्र थे जिनका बिल्डर का मामला सामने आया था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें मुरलीधर मोहोल जी का संबंध है, तो आप पेपर पे बताइए। किसी ने भी मुरलीधर मोहोल जी का संबंध उस डील से नहीं जोड़ पाए। दूसरी बात ऐसी है, फल्टन का जो हमारी बहन का एक अनफॉर्चुनेट सुसाइड हुआ है, देवेंद्र जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि अगर मुझे जरा सा भी डाउट रहता तो मैं प्रोग्राम में नहीं आता। और गलत तरीके से किसी नेता की इमेज खराब करना, और उसकी इतने साल की मेहनत रहती है, और आप कोई भी एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए आप बोलेंगे, तो देवेंद्र जी एक मैच्योर्ड इंसान है, अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो वो कभी भी किसी को गलत सपोर्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात ऐसी है कि पार्थ पवार जी का जो कि वाकया सामने आया है, उन्होंने कोई पार्थ पवार को क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की है चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में, और उन्होंने जो प्राइमा फेसी जो गलत दिख रहा था, सस्पेंड हुए ऑफिशियल्स, और एक फुल फ्लेज इंक्वायरी हो रही है, एंड within a month the inquiry committee's report will be on table. Whoever will be found guilty, they will be punished. Sameer So Bagre there is- Sahab, Sameer Bagre Sahab, the talk in the secretariat, as in Mantralaya, earlier it used to be called secretariat, now it is Mantralaya, is that is this being done to put pressure on Ajit Daga Pawar? Is that the plan? कि एनसीपी के जितने लोग हैं यहाँ फटाफट बीजेपी में आ जाएं? Is that correct, sir? बहुत लोग बोल रहे हैं सर, समीर बागरे साहब।
देखिए राजीव जी, आपके अगर आर्गुमेंट को मैं फॉर अ सेकंड सही भी मान लूं, मेरी आर्ग्यूमेंट तो नहीं है अगर सर, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो भी लैंड का उनके कंपनी ने किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बोला था उनको कुछ ऐसे डील करने के लिए? देखिए, व्हेन यू आर इन गवर्नेंस यू हैव टू सी दैट वॉट एवर इज रॉन्ग, वेदर इट इज डन बाय द रूलिंग पार्टी रिलेटिव्स और अपोजिशन पार्टीज, आपका धर्म है, देश के प्रदेश के जनता के प्रति कमिटमेंट है कि आपको कानून का राज रखना है. So if anything wrong is done and if Devendra ji has ordered an inquiry, that doesn't mean it is done Sir, for आपके- cornering Mr. Ajit Pawar or NCT. हमारे पुराने मित्र अभी भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे तो, और आपके पुराने साथी और नेता एकनाथ खड़से साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी तो यही हुआ था और मुझे इस्तीफा देना पड़ा, यहां पर कोई इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? कुछ बोलेंगे सर इसके बारे में, ये पार्थ पवार के केस को लेकर के और अजीत दादा पवार के केस को लेकर के? देखिए, मेरा ऐसा कहना है राजीव जी, इट इज टू अर्ली टू कमेंट बिकॉज द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन. और अगर कुछ अजीत पवार जी ने कहा है कि मुझे तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं है, और मैं तो अगर ऐसी कुछ चीज है तो मैं गलत किसी को करने नहीं दूंगा. तो अगर सिर्फ आपको ऐसा, मतलब एकनाथ खड़से जी का जो केस हुआ था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, और एकनाथ खड़से जी पे सिर्फ वो आरोप नहीं था, काफी आरोप थे, आप भी जानते हैं, बिकॉज ही वॉज हेडिंग लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड देयर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स व्हिच वर हैपनिंग. सो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको इस्तीफा देना पड़ा था. और अजीत दादा एक क्लियर हेडेड व्यक्ति है, वो जो है वो मन में वो बोलते हैं. आज उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी होगा तो उसको सजा दो, और मेरा तो इससे कोई संबंध नहीं है. अगर उन्होंने ये भी कहा किसी चैनल को कि अगर मेरे को ये चीज पता रहती तो आई कुड हैव एडवाइस कि ऐसा गलत काम अगर होता है तो आई कुड हैव स्टॉप. सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राइमा फेसी अजीत दादा पवार का इसमें कोई भी ये है. बट इंक्वायरी होगी और उसके बाद ही जो चीजें सामने आएगी, एंड वी विल वेट फॉर द इंक्वायरी. बट एडवोकेट व्यास जी, एडवोकेट सुशील व्यास जी, एफआईआर सब पे हुआ. जो लैंड ग्रैब वाले इशू थे पार्थ पवार में, जितने कंपनी के डायरेक्टर्स थे सब पे एफआईआर हो गया, पार्थ पवार पे नहीं हुआ. नो एफआईआर ऑन पार्थ पवार, प्रॉब्ली ओन्स 99% ऑफ द कंपनी शेयर्स. तो क्या ये सेलेक्टिव यार्डस्टिक फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, सेलेक्टिव यार्डस्टिक फॉर गिविंग क्लीन चिट, किस प्रकार से? बिकॉज धंगेकर जी शिंदे साहब के बहुत करीब थे जब मोहोल जी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था, तो किस प्रकार से देखते हो आप? नाम्बियार जी, एफआईआर में नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी के बारे में या किसी के बारे में तथ्य मिलते हैं तो उसको कान बी एडेड एज ए क्रिमिनल, एज ए एक्यूज. आप तो वकील हैं, मेरी इस बात से सहमत हैं क्या? क्योंकि मुझे जहां तक मेरा कहना है, सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी सेज दैट एनी एक्यूज कैन बी एडेड एट एनी टाइम. merely because name is not there in FIR, he will not be investigated. ऐसा नहीं होता है. I remember the late Prime Minister of this country, Mr. अपने नाम भूल गया मैं, हमारे कांग्रेस के जो थे नरसिम्हा राव जी, उनको लखूभाई पाठक केस में कितने साल बाद एक्यूज बनाया गया? जी, बनाया गया. See, it is not mean that कि FIR में नाम नहीं होने का मतलब किसी को छोड़ दिया गया. और फिर उसका भी क्लेरिफिकेशन अजीत दादाजी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका कार्यक्रम शुरू होने के 10 मिनट पहले कहा कि मैंने चंद्रशेखर बावनकुले जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उनसे बात की. उनका कहना था कि FIR उनके खिलाफ हुआ है जो वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट साइन किए. वो 3 लोग जो रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, इसलिए उनको प्रिलिमिनरी FIR में उनका नामजद किया गया. कुछ नॉट नेसेसरी कि आगे जाकर के इन्वेस्टिगेशन में और कोई एक्यूज उसमें ऐड नहीं हो सकते. देयर इज नो बार. So nobody is left out. And nobody will be left out. Right. So all the very best to all of you for the coming corporation elections. First, of course, there are the Parishad election, Nagar Parishad elections, and the Panchayat elections. All the very best to both of you. And I hope the grassroots level democracy that we have been missing in Maharashtra will be revived again very, very soon. Because BMC needs its corporators. BMC needs, elected representatives over there, which was missing up till now. In any event, thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. Sameer Bagre Sahab, my apologies. We were not able to talk about some very good economic indices and some very good economic news. Only thing I can say is that I think in another 4 or 5 days, the trade deal with the USA will be signed. That's what I've been told. So congratulations to all of you. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. नमस्कार. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोग देखते रहें
नेशन नाउ, और वो सब्सक्राइब जरूर करें भैया चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। Subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन, नेशन Click नाउ। on the icon subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.